अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में हुक्म दिया है कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से कल तक खुद हल्फ लें या इस काम के लिए किसी और को अपना नुमाइंदा नामजद करें। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने आज 10 बजे सुनाया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, इसलिए हल्फ का अमल जल्दी मुकम्मल करना ज़रूरी है। आइन में किसी खला की इजाज़त नहीं और हल्फ के अमल में ताख़ीर नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने मज़ीद कहा कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बाद पंजाब 25 दिन से बग़ैर किसी हुकूमत के चल रहा था और दूसरी तरफ नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ में किसी न किसी बहाने से ताख़ीर की जा रही थी, जो जमहूरी रवायात और आइन के असूलों के मुनाफी है। लिहाजा अदालत ने गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया है कि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के अमल को मुकम्मल किया जाए और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को हदायत जारी की है कि वो इस हवाले से अपना आइनी किरदार अदा करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, जो पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अख्तर औसाफ साहब भी हमें ज्वाइन करें। अख्तर औसाफ अली साबिक एडवोकेट जनरल हैं और हमजा शहबाज के हल्फ के हवाले से केस की पैरवी भी कर रहे हैं। सबसे पहले अहमद साहब ये बताइए कि जो अदालत ने हुक्म दिया है तो क्या उसकी आप समझ लें कि उसको फॉलो किया जाएगा कल के नहीं किया जाएगा? कल हल्फ बर्दारी होगी कि नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे एक सिचुएशन जो है, आप जो हुक्मनामा इन्होंने आज ये सुनाया था, इससे पहले 22 तारीख को भी एक अदालत ने बाकायदा एक और रिट पिटीशन थी, वो भी अख्तर औसाफ अली साहब ने दायर की थी और वो भी हमजा शहबाज की तरफ से थी और उसमें गवर्नर को पार्टी बनाया गया था और उसमें अदालत ने 27A के नोटिस में मुझे बुलाया था और कहा था कि गवर्नर से इंस्ट्रक्शन लेके आप बताएं कि वो ओथ जो है वो क्यों नहीं ले रहे हैं। उस पर मैंने जब बात करके अदालत को बताया कि ये वहाँ पे पोजीशन सूरत हाल ये है कि गवर्नर जो हैं वो नहीं चाहते कि फॉर मल्टीपल रीज़न कि मैं ये ओथ लूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने खुद ओथ लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल अपने ओथ की पासदारी करूँ। और जो हमजा ने जब ओथ के लिए आना है तो उनकी मैंने जो रिपोर्ट मंगवाई है और जो फुटेज देखी हैं, वहाँ जो हंगामा आराई हुई है, उसके बाद ये फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। नहीं सर, वो हिस्ट्री तो हमें पता है, मगर सवाल ये उठता है कि कल जो हुक्मनामा अदालत ने जारी किया है कि जी कल आप हल्फ जो है दिलवाएं वजीर आला को, तो कल इसकी पासदारी होगी, इसके ऊपर अमल दरामद होगा? देखिए, मैं ये तो अब अमल दरामद का जो प्रोसेस है वो तो गवर्नर ने करना है, लेकिन ये उनको बाकायदा कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये ओवरराइडिंग है। इसलिए मैंने पहला जिक्र किया है कि वहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली आर्टिकल 104 के तहत कहा कि आर्टिकल 104 अप्लाई करेगा और उसके तहत ये सारी कार्रवाई होगी। उसके तहत गवर्नर ने अगर रिफ्यूज़ किया है तो वो रिफ्यूज़ल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे और वो रिफ्यूज़ल जो है वो उन्होंने मुझसे बाकायदा तौर पे पूछ के कहा कि आप पता करके आएँ। टाइम दिया कि मुझे बताएं कि ये रिफ्यूज़ल जो है कब भेज रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि 24 घंटों के अंदर ये रिफ्यूज़ल जो है ये प्रेसिडेंट को चला जाएगा। उसके ऊपर उन्होंने वो ऑर्डर लिखा और उसमें कहा कि 104 आर्टिकल खुद उसको रिप्रोड्यूस भी किया और कहा कि इसके तहत ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये इस ऑर्डर की मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ उन्होंने थ्रू जो है रजिस्ट्रार, और ये वहाँ पे चला जाएगा उनके पास। स्टिल नॉट क्लियर अहमद साहब, चूंकि लोग आम लोग जो हैं वो तो सिर्फ यही आपसे पूछ रहे हैं और आम लोगों के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। अख्तर साहब, आप क्या कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या अमल दरामद होगा जो अदालत ने हुक्म दिया है उसके ऊपर? मुझे यकीन है कि जब अहमद अवैस साहब जो है वो आईनी पोजीशन को क्लियर करेंगे गवर्नर साहब को और उनको बताएंगे सही बात कि बिल्कुल आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक कमांड है और उस कमांड के तहत जो गवर्नर है वो ना अपील सुन सकता है इलेक्शन के खिलाफ, ना कोई रिपोर्ट मंगवा सकता है स्पीकर से, ना वो सेक्रेटरी असेंबली से रिपोर्ट मंगवा सकता है। और अवैस साहब से ज्यादा बेहतर कौन जानता है
कि ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है। ये दूसरी दफा एडवोकेट जनरल बने हैं, कोई इख्तियारात हासिल नहीं है किसी भी रिपोर्ट को मंगवाने के या टू सिट ऑन जजमेंट ऑन द इलेक्शन जिसके तहत हमजा शहबाज साहब को इलेक्ट किया गया है। जी मुझे यकीन है कि ये उनको कहेंगे कि फौरी तौर पे हलफ दें। आपका तो यकीन है, मगर उनसे पूछ लेते हैं अहमद अवैस साहब, जो अख्तर साहब कह रहे हैं कि जी मुझे यकीन है कि आप हदायत देंगे गवर्नर को कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है बड़ा वाजे है, आप जो ओथ हैं वो लें हमजा शहबाज साहब से, तो क्या आप उनको ये तजवीज़ देंगे? मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसी कन्फ्यूजन है कि मेरी तजवीज़ के ऊपर भी वो उनको खुद एक ऐसी कन्फ्यूजन, क्योंकि इससे पहले अब 2 हुक्मनामे हैं, वो एक को ओवरराइड कर रहे हैं, एक में कह रहे हैं आर्टिकल 104 के जरिए आप कार्रवाई करें, अब कह रहे हैं वो आर्टिकल 255 के तहत करें। अब वो प्रोसेस चल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, उस प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा एक इनकम्प्लीशन पीरियड है, उसके बाद वो बाकायदा तौर के ऊपर वो किसी और को तजवीज़ कर देंगे, किसी का नाम मरवा के हल्फ ले लेंगे। लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट। जी जी अख्तर साहब जी, इसका मतलब है कि ये बात तो शायद है, कंक्लूसिव है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि हलफ देना एक आईनी जिम्मेदारी है। ये बात तो अहमद अवैस साहब ने बहुत अच्छे तरीके से अब फिर कह दी है और पहले भी कह चुके हैं और उनको बहुत ही क्लैरिटी से ये बात कर चुके हैं कि हलफ बर्दारी जो है उसके अंदर कोई सोच बचार का कोई नहीं बात। तो फिर हल्फ बर्दारी कल होगी अगर आपकी, देखिए आम लोग जो है ना वो आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, आप सिंपली हमें बताएं कि क्या हल्फ बर्दारी होगी कि नहीं होगी। दैट्स इट। नहीं, आपको सिंपल ही बता दूं कि देखें आइन के अंदर तो बड़े वाज़ेह तरीके से तरीक़ेकार दिया हुआ है, हर प्रॉब्लम का जो भी स्टेट के मामलात के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आइन ने पूरा हल दिया हुआ है। यहाँ पर भी उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 104 में जहाँ पे गवर्नर के इख्तियारात, उसमें ये दिया हुआ है कि गवर्नर जो है अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं किसी भी रीजन की वजह से कि मैं ओथ नहीं ले सकता, तो वो स्पीकर से कहेंगे कि तुम ओथ लो। अगर स्पीकर जो है वो भी ओथ नहीं लेता तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो किसी शख्स को भी नॉमिनेट कर देगा और वो उतरे लेगा। तो फिर यानी कि कल किसी भी शख्स को शायद वो नॉमिनेट कर दे और वो ही जो है हल्फ बर्दारी करवाएं, यही आप वो नॉमिनेट तो नॉमिनेट प्रेसिडेंट करेंगे। ये जी जी वही आपकी बात समझिए ना कि सदर पाकिस्तान नॉमिनेट करेंगे और कल फिर हल्फ बर्दारी होगी जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। जी वो कर देंगे तो हो जाएगी। अच्छा, तो फिर अख्तर साहब क्योंकि आपने इंशाल्लाह भी कहा तो फिर इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट फाइनलाइज्ड। नो फाइनलाइज जो आइन है उसके मुताबिक तो फाइनलाइज है और वो सारा डिपेंड करेगा कि उनको क्या हिदायत मिलती हैं आइन से। तो आइन से तो हिदायत तो यही मिलती है कि इसके अंदर ना अपील है, ना इसके अंदर सोच विचार है, ना इसके अंदर कोई इंक्यूबेशन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद ओथ जो है वो लाजम है, उसके अंदर कोई किसी किस्म का अभाव नहीं है। हाँ, अगर कोई उसके अंदर अड़चन करना चाहे, उसके अंदर स्पीड ब्रेकर डालना चाहे, उसके अंदर ऐसे मामलात को करना चाहे कि वो उसको तातुल में दे दें, तो वो तातुल ओथ का तातुल नहीं होगा, वो आइन को तातुल देने में के मुताबिक होगा। क्योंकि जो ओथ लिया हुआ है प्रेसिडेंट साहब ने, जो ओथ लिया हुआ है गवर्नर साहब ने, वो इतनी सराहत से और क्लैरिटी से है कि वो जो आइन के अंदर लिखी हुई बातें हैं उसको वो अपहोल्ड करेंगे और उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर अख्तर साहब जो अहमद साहब बात कर रहे हैं, क्या आपको उससे ये नहीं लग रहा कि ये भी मुमकिन है कि सदर पाकिस्तान जो है वो कल किसी को नामजद ना करें जो हल्फ बर्दारी की तकरीब जो है करवाए? देखिए, अगर उसमें टाइम ना लिखा हुआ होता, अगर टाइम ऑर्डर में ना लिखा होता, डेट ना दी गई होती, तो बिल्कुल हो सकता था कि एक आध दिन उसमें तातुल आ जाए, लेकिन उसमें डेट लिखी गई है। ठीक है अहमद साहब, यू एग्री?
इनमें 3 बातें मैं बता दूं। एक, प्रॉम्प्ट का लफ्ज लिखा है। दूसरा, वजह बताई है कि क्यों जी ये करना है, जी क्योंकि आइन का मंशा ये है कि जी एक लम्हे के लिए भी, एक लहजे के लिए भी कोई किसी किस्म का तातुल नहीं आना जी चाहिए। आप देखिए कि जो जो इस्तीफा भी दे देता है वजीर आजम या वजीर आला, जी तो सदर मुमलिकत उनसे कहते हैं आप कंटिन्यू करें ताकि आपका सक्सेसर जब तक ना आ जाए। ठीक ठीक, तो तो वो ऑल्दो हमने ही वो पूरा पढ़ के भी मुझे सुनाया है अख्तर साहब। अहमद साहब, डू यू अग्री? अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि जी तारीख भी दी गई है तो फिर कल तो होना ही होगा। जी देखिए ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब बात यह है कि इनकी अपनी हाई कोर्ट की जो पहले उन्होंने तजवीज़ की थी और ये कहा था इट इज़ एक्सपेक्टेड कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं इसके ऊपर करेंगे। अब जो टाइम फेज जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आइन देता है, आर्टिकल 48 को आप सामने रख लीजिए, और जो यहाँ से इन्होंने अपना रिफ्यूज़ल का रीज़न थे वो लिख के भेज दिए, ख़त्म हो गई बात। अब प्रेसिडेंट ने किसी को नॉमिनेट करना है और वो हलफ ले लेंगे, इसमें कोई किसी किस्म की रुकावट आ ही नहीं सकती है। ठीक ना उनको रोका जा सकता है, क्योंकि ये ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अख्तर औसाफ अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, एक मसला जो था वो अटका हुआ था, मगर ऐसा लग रहा है अहमद अवैस साहब की बात से कि कल जो सदर पाकिस्तान है वो किसी को नॉमिनेट करेंगे और फिर हमज़ा शहबाज साहब जो हैं वो वज़ीर आला के तौर के ऊपर हल्फ लेंगे पंजाब के अंदर, जहाँ पे पिछले 25 दिनों से कोई वज़ीर आला एग्जीक्यूटिव नहीं थी। अब हम चलते हैं नाजरीन वक्फे की तरफ, और वक्फे के बाद आपको दिखाएंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एज फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद में ही हल्फ लिया है, सदर पाकिस्तान ने ही वो हल्फ दिया है। दिखाएंगे कि उनकी क्या तरजीहात होंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने तारीख रकम की, वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बन गए। इस तरह उनकी वालदा ने आज से 34 साल पहले पाकिस्तान की पहली खातून और सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बनकर एक मसाइल पूरी दुनिया में जो है वो कायम की। खुश आइन बात यह है कि सदर मुमलिकत जो हुकूमती लोगों को नहीं मिल रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो से हल्फ भी लिया और उसके बाद उनसे मुलाकात की और उनको मुबारकबाद दी। हल्फ उठाने के बाद बिलावल भुट्टो दफ्तर खारजा गए और ब्रीफिंग ली और फिर चीन के सफारत खाने गए और चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कराची में दहशतगर्दी का वाक़या पाक चीन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर ख़ारजा क्या तरजीहात होंगी, पाक अमरीका ताल्लुकात में तलखी कैसे ख़त्म करेंगे, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान की मुकम्मल तायद हासिल रही है, अफ़गान तालिबान हुकूमत को कैसे देखेंगे, क्या ये भी बिलावल भुट्टो के लिए एक चैलेंज होगा। मोदी की हुकूमत के बारे में वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या अमन की राह हमवार करने के लिए अपने मौक़िफ़ में लचक लाएंगे, सीपैक मंसूबों को बहाल फिर से कैसे कर पाएंगे और रूस के साथ जो ताल्लुकात बन गए थे उनको क्या आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन करने का। क्या तरजीहात होंगी बिलावल भुट्टो को की, और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस के उन्होंने ये ओहदा संभाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मुनीज़े, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। देखिए, बहुत आज तारीखी दिन है। बिलावल साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक तारीख रकम की है, सबसे यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने हलफ लिया है जी। और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशाइन चीज़ है, क्योंकि बिलावल साहब के आने से एक बहुत प्रोग्रेसिव और एक बहुत उम्दा जो है पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछूंगी। जब आपने कहा प्रोग्रेसिव, तो माजी में तो हम कहते रहे हैं तालिबान हुकूमत के साथ, अफगान तालिबान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात तो आप सब नेबर्स के साथ चाहेंगे, मगर उनको आप अब कैसे देखेंगे, उनके साथ किस किस्म की रिलेशनशिप होगी हमारी? देखिए, सारी दुनिया के साथ जो है ना, ये एक चैलेंज है, हमने ताल्लुकात बेहतर करने हैं। और बिलावल साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जिन हालात में उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली है, उन्होंने वेस्टर्न पावर्स के साथ भी, फॉरेन यूरोपीय यूनियन के साथ भी, अपने नेबरिंग कंट्री के साथ भी, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, तमाम दुनिया के ममालिक के साथ वन ऑन वन भी और रीजनल तौर पे भी एक ताल्लुकात को बेहतर करना है।
ये उनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उनको जो बहुत बड़ी एज है वो अपने नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की और अपने वालिद आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत बड़ी एज है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे ममालिक के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात नहीं हैं जुल्फिकार और साहब, ये वो तो अपने एक ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक है ना। मैं तो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, पाक अमरीका ताल्लुकात जो हैं वो तलखी का शिकार रहे हैं, तो बिलखसूस पाक अमरीका ताल्लुकात और पाक चीन ताल्लुकात क्या होंगे उनके फिलफौर, वो क्या करेंगे? वक्त भी तो देखिए, कम है। सबसे पहले तो आज देखें, आज एक मैसेज बिलावल साहब ने दिया है। जैसे ही बम धमाका हुआ है, चीनी बाशिंदों की उसमें हलाकतें हुई हैं, आज बिलावल साहब ने हल्फ लेने के बाद, फौरन अपना ऑफिस में विजिट करने के बाद, ब्रीफिंग लेने के बाद, सबसे पहले वो चाइनीज एम्बेसी गए हैं और उन्होंने जाके कंडोलेंस की और मैसेज दिया है चाइना को कि हम चाइना के साथ खड़े हैं हर मुश्किल वक्त में, जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा है। और इसी तरह कल को अमेरिका के साथ भी एक ऐसा इक्वालिटी पे रिलेशन रखेंगे जिसमें दोनों मुल्क आगे चल सकें। जो सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों मुल्कों के बीच में, वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। और मैं समझता हूं कि बिलावल साहब विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु विल ट्राई टू कवर द रोल एंड कवर द गैप ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। और ये आने वाले दिनों में, ये एक दिन में काम नहीं होगा, इसके ऊपर आना जाना पड़ेगा, डायलॉग खोलना पड़ेगा, टेबल पे बैठना पड़ेगा, दोनों मुल्कों को अपने अपने सारी चीजों को टेबल पे रखना पड़ेगा एंड वी हैव टू शो द कार्ड्स फ्रॉम बोथ साइड। जुल्फिकार उसके साहब, बगैर ये टाइम इज ऑफ मुमकिन द नहीं है। एसेंस। देखिए, आपके पास वक्त कम है। अगर असेंबलीज अपनी मुद्दत भी पूरी करती हैं तो अगले साल जो है इलेक्शंस हो जाएंगे, सो दिस इज अ शॉर्ट टाइम पीरियड। जरदारी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे चीन से, और जब वो सदर भी थे तो चीन अक्सर जाते थे। तो क्या इस पे भी कोई बात हुई है कि जी एक कराची पेशावर रेलवे लाइन जो थी वो डिफर हो गई थी, सस्पेंड हो गई थी, उसको बहाल करने की भी कोई बात हुई है? देखिए, अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है बहाल करने की, लेकिन मैं आपको एक पॉलिसी चीज बता दूं जी। कि पाकिस्तान के चाइना के साथ जितने भी प्रोजेक्ट थे वो सारे कंटिन्यू होंगे, रिज्यूम होंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इट विल बी अ इम्पैक्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स व्हिच विल बी वेरी सस्टेनेबल फॉर पाकिस्तान। और ये बड़े शॉर्टर टाइम स्पैन के अंदर ये जो है स्टेप्स लिए जाएंगे। इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कोई महीनों या सालों लगे। इसके अंदर जैसे जैसे बिलावल साहब मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा करते जाएंगे, रवाबित को बहाल करते जाएंगे और उन मुल्कों के साथ उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करवाते जाएंगे, रिज्यूम करवाते जी जाएंगे और इससे रिलेशन बिल्डिंग भी होगी और दोनों मुल्कों के वन ऑन वन रिलेशन भी बेहतर, बायलैटरल रिलेशन भी जुल्फिकार बेहतर साहब, होंगे। इसके ऊपर कोई अभी आपने फैसला किया है कि जी पहला दौरा कौन से मुल्क का होगा? अब जाहिर है सऊदी अरेबिया पहला होगा, उसके बाद? जी, ये कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ आफ्टरनून में बिलावल साहब सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। बहुत अहमियत का हामिल विजिट है और वहां से जैसे ही आएंगे फिर ये फॉरेन ऑफिस के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी डिजाइन करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे कि हमने किन किन मुल्कों को पहले टारगेट करना है, वहां पे विजिट करना है, किन मुल्कों के वुज़रा खारजा या हेड ऑफ स्टेट्स को इनवाइट करना है। तो ये प्रॉपर एक जो चीज है, जैसे बिलावल साहब आएंगे इसके ऊपर बैठ के ठीक। स्ट्रेटेजाइज किया तो जाएगा और फॉरेन फिर ऑफिस के साथ जल्दी उसकी स्ट्रेटेजाइज करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन सऊदी होगी। अरेबिया के लिए आपका एजेंडा क्या होगा, और किससे मुलाकात आपसे अभी तक, किसके साथ मुलाकात आपकी अभी तक कंफर्म हुई है? देखिए, सऊदी अरेबिया का जो सारा एजेंडा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले से ही होमवर्क किया हुआ था। उन्होंने ही किया हुआ है। यहाँ से फॉरेन ऑफिस से डीजी फॉरेन ऑफिस वो वहां पे पहुंच गए हुए हैं और वहां पे होमवर्क कर रहे हैं। वहां पे एम्बेसडर्स ने सारी मीटिंग्स लाइन अप कर रही हैं। वहां पे क्राउन प्रिंस के साथ भी और वहां पे जो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं शाह सुलमान, उनके साथ भी, और गवर्नर मक्का हैं, गवर्नर मदीना है, ये सारे लोग बिलावल साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनके डेलीगेशन को वेलकम करेंगे। और ये चीजें आगे जैसे जैसे चलती रहेंगी आपको पता चलता जाएगा। दीज विल बी इम्पैक्ट क्रिएटिंग मीटिंग्स और इसका बहुत जल्दी फ्रूटफुल इम्पैक्ट आएगा। जुल्फिकार साहब, आखिरी सवाल आपसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या रिलेशनशिप होगी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से? इसलिए चूंकि कश्मीर का मामला वहीं है, फिर हिंदुस्तान जो है वो भी लचक नहीं दिखा रहा और राह हमवार नहीं कर रहा, CBMs की तरफ नहीं आ रहा, तो क्या आप करेंगे? क्या आप स्टेटस को मेंटेन करेंगे या कोई ट्रेड की तरफ, जो आपने एक ट्रेड रूट जो है जो बंद किया हुआ है पाकिस्तान ने, उसको खोलने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे?
देखिए, पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है और ये रिलेशन जो है वो इक्वालिटी के बेस के ऊपर आगे बढ़ सकता है। बट ये सिर्फ उसी चीज के ऊपर बढ़ सकता है कि जब कश्मीर के मसले का कोई हल हो और टेबल पे बैठ के इसके ऊपर डायलॉग किया जाए। इसके बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है और बिलावल साहब का बड़ा हार्डकोर स्टांस है कश्मीर पे और कश्मीर के अवाम के लिए। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि कश्मीर के साथ और कश्मीर के इंडिया के साथ और इंडिया के लीडरशिप के साथ इक्वालिटी की बेस के ऊपर और कश्मीर की बात करके ही हम रिलेशन को आगे लेके चलेंगे। अदरवाइज तो कोई अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं चल सकेगा। अगर खित्ते में अमन चाहते हैं और बराबरी की बेस के ऊपर रिलेशन चाहते हैं तो दोनों मुल्कों को टेबल पे बैठना होगा और मसाइल का हल निकालना होगा। और हम इस चीज की को इनिशिएट करने के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान, हमें बता रहे थे कि कैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब सऊदी अरेबिया से वापस आएंगे तो फॉरेन ऑफिस से कंसल्ट करेंगे और फिर उसके बाद जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको तश्कील देंगे। ये खुशाइन बात है चूँकि माजी के अंदर हमने देखा है कि फ़ॉरेन ऑफिस को इग्नोर किया गया है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि फ़ॉरेन ऑफिस को कंसल्ट किया जाएगा। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपको लेके चलते हैं कश्मीर और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे शबाना राशिद के साथ क्या हुआ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पार्लियामेंट में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी तो हो ही रही है, लेकिन ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात थमने का नाम ही नहीं ले रहे। एक ऐसा ही वाक़या आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पेश आया, जहां पर 7 अप्रैल को 23 साला शबाना को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से और मुबैना तौर पे जो है कत्ल कर दिया गया, इसलिए चूँकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसने खुदकुशी भी की हो। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। रावलाकोट के मुजाफाती गांव बोसाकला में होने वाला वक़्वा खुदकुशी या कत्ल मामला हल ना हो सका। चंद रोज कबल शबाना रशीद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया या शबाना ने खुदकुशी की। शबाना के बुरसा का कहना है कि हमारी बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। पहले मेरी बहन को इसने ब्लैकमेल किया था रिजवान नामी शख्स ने, इसकी वजह से इसको थोड़ा भारी जुर्माना कर दिया था बिलादरी ने कि स्कूल की टीचर थी, तुमने ऐसा क्यों किया। इसकी वजह से उसने आधा पैसे दिए थे, आधे उसने रख दिए थे, इसकी बिना पे उसने बाद में उसको कत्ल कर दिया। जबकि शबाना के ससुरालियों का कहना है कि शबाना ने खुदकुशी की, जबकि शबाना के घरेलू तशद्दुद कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रही थी। शबाना ने अपने रिश्तेदारों को शोहर की जानिब से कत्ल की धमकियाँ देने के बारे में भी बारहा बताया था। नॉर्मल टाइप के हालात थे जैसे घर में होते हैं। मैं जो ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा अमाउंट लेने के बाद जो मुआवजा लिया था लास्ट, वो इसका तसलसल है, उन्होंने इस बहन को ऑन नहीं किया था। और मेरे ख्याल में वो उनको प्रेशराइज करने के लिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा, अगर उसका कुछ, मैं नहीं समझता कि ऐसा स्टेटमेंट है, और अगर है भी तो वो सिर्फ इस वजह से है कि वो अपने भाइयों को, क्योंकि उसे अपने 1.5 साल प्लस हो गया था अपने माँ से मिले हुए और बहन भाइयों से मिले हुए, तो वो अपने भाइयों को प्रेशराइज कर रही थी कि मैं ये ऐसी बातें करूंगी तो वो शायद मुझे अडॉप्ट करें, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट लेने के बावजूद उन्होंने बेटी को ऑन नहीं किया था। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कार्रवाई करने के लिए 5 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। इस हवाले से एक SSP साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी जिसका सरबराह मैं हूँ। इस टाइम हमने जाए वकूफ़ भी देखा है, उसके अलावा हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं उस शख्स से भी। अभी तक जो हैं वो हालात क्लियर नहीं हुए। हम अभी वेपन का फोरेंसिक भी करवा रहे हैं, उस हवाले से CDRs के लिए भी हमने वो मंगवाई हैं, उनको भी स्टडी कर रहे हैं। कंप्रिहेंसिवली इस केस को देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव केस है और जिसमें खातून की एक जान गई है। तो ओवरऑल अभी तक उस पर कोई हम ओपिनियन नहीं दे सकते कि क्या ये खुदकुशी है या कत्ल है, लेकिन अलबत्ता ये इन जो चीज़ें हमने स्टडी की उसमें ये क्लियर हुआ है कि इनके जो दरमियान था वो खातून और मर्द के दरमियान, जो मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान एक तनाव की कैफियत चल रही थी। अभी तक जो हमने एक उसका मियाँ गिरफ़्तार था, उसके अलावा 2 लोग मज़ीद थे जो कि एनिश आए थे, एक उसका भाई था और एक लड़का था उसका कज़न अदील, तो उनसे भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है। अभी माशरती रवायात को बरकरार रखने के लिए शबाना रशीद जैसी हज़ारों लड़कियां अपने शोहर की जुल्म और जबर का शिकार होती रहती हैं। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए कैमरामैन अजमल शाहीन के साथ रियाज शाहिद, आज TV, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर।
नाज़रीन, अभी तक ये बात जो है हल नहीं हो सकी कि क्या शबाना रशीद का कत्ल हुआ था या उसने ख़ुदकुशी की थी। इसी हवाले से हमने दावत दी है खावर अली जो कि ASP हैं सिटी रावलाकोट के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान नसीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट हैं और शबाना के कत्ल की पैरवी भी कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। सबसे पहले कामरान आपसे पूछूंगी कि आपको क्यों लगता है कि शबाना का कत्ल ही हुआ है, ख़ुदकुशी भी तो हो सकती थी? जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैम ये है कि हर जो वाक़या होता है उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो चूँकि 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई वहाँ पे और गाहे बगाहे हमें लोगों से उसके मैसेजेस से इंफॉर्मेशन मिलती रही कि उस पर वायलेंस होती है, वो जो हस्बैंड है रिजवान उसकी तरफ से वायलेंस होती है, मार कुटाई होती है और उनकी जो सबका बीवी है ज़हीना, वो दोनों मिलके इस पर तशद्दुद करते हैं। बल्कि इस ये दूसरी बीवी थी, पहली बीवी नहीं थी रिजवान की ये दूसरी बीवी थी और पहली रिजवान की उम्र काफ़ी बड़ी है, शबाना 50 साल है। जी इज़ ऑलमोस्ट 43 ईयर्स ओल्ड। अच्छा 43 एंड इसकी उम्र 23 साल है। अच्छा। तो इस सारे जो सूरत हाल है इससे गाय बगाए हमें लोगों से इन्फॉर्मेशन मिलती थी। फिर बरदरी की जो कोशिशें थी कि इस मामले को बरदराना तौर पे सेटल किया जाए और इस मामले को हल करते हुए उस बच्ची को अपने घर लाया जाए, तो उसमें एक इनिशिएटिव लिया गया। बरदरी बैठी, 5 अफराद का कमीशन मुकर्रर हुआ और उसमें उसको जुर्माने के तौर पे कोई 15 लाख जुर्माना हुआ और कुछ और चीज़ें कि जो आप इससे कंप्लाई करें और ये है कि ये मामला सेटल और बच्ची का आना जाना अपने घर में बरकरार रहे। कितने लाख? 15 लाख। तो 15 लाख रिजवान ने दिया? रिजवान ने 10 लाख दिया, रकम अदा की, बल्कि 5 लाख जो है ना बकाया थी। किस चीज़ के लिए दी उसने रकम? ये इसी जुर्माने के तौर पे जो बरादरी ने उस पर जुर्माना किया। क्या आप मारते हो अपनी बीवी को? तो ये आप ले आए, आपने एक इसको ज़बरदस्ती ले आए, आपने निकाह किया है, वालिदैन को इन्फॉर्म किए बगैर। ये बात पहले से चल रही थी? जी उसी के बरादराना कंपनसेशन जो बरादरी बैठती है उस पर कंपनसेशन के तौर पर ये अमाउंट तय हुई। तो तभी वो अपने माँ बाप को मिल नहीं रही थी, हालांकि वो 1 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं। ठीक है। वो जो इस मामले का हल होना था दैट वाज एक्चुअली पेंडिंग। और इसी सारे प्रोसेस के दौरान ये हुआ कि चूंकि बरादरी जो बैठ के जी बरादरी ने ये फैसला किया वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी, फिर ना बाकिया रकम दे सके, ना बच्ची का अपने वालिदैन के घर आना जाना करवा सके। अच्छा, फिर आपको क्यों लगता है कि उसका कत्ल हुआ है? अब उसकी वजह एक तो पहली बात यह है कि वो कॉन्टीन्यूसली वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी उससे। अच्छा। और जिस दिन ये वकूआ हुआ उस दिन, उससे पहले भी वो वक्तन फ़वक्तन 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो अपनी वॉइस क्लिप्स मैसेजेस भेज के अपनी तरफ से डिलीट करती रही है। किसको भेज रही थी? अपनी बड़ी बहन को भेजती रही है। और क्या कहती थी उसमें? एक अगर वॉइस क्लिप देखें तो उसमें ये कह रही है कि इसने आज कोई छोटा घर में कोई छोटा मोटा वकूआ हुआ है, कोई मामला हुआ, उस पर इसने इस पर पिस्टल गन निकाल के लोड कर दी कि आज मैं तुम्हें मारूंगी। और फिर जो इनमेट्स से उन्होंने उसको छुड़ाया। फिर दूसरा एक वॉइस क्लिप है जिसमें जो घर वाले थे उन्होंने, जी उन घर वालों ने। दूसरी तो एक वॉइस क्लिप है, पिस्तौल तानी थी अपनी बीवी के ऊपर रिजवान ने। अच्छा ठीक है। फिर एक और वॉइस क्लिप है जिसमें वो ये कहती है कि आज उसने मुझे फिजिकली लाते मारी, मेरे पेट में लाते मारी और मैं वहाँ गिरी और मैं 3 घंटे तक बेहोश रही। ठीक है। अच्छा, अब खावर अली साहब, जिस तरह कामरान बता रहे हैं कि जी उसके वॉइस क्लिप्स हैं जहाँ पे उसने बाकायदा तौर पे बताया है कि जी मेरे खामन ने मेरे ऊपर बंदूक तानी, तो इनकी जो मौत है वो किस तरीके से हुई है? आप किस नतीजे पे पहुँचे? इस पे अभी तक हमने जो काम किया उसमें हमने CDR को रीड किया, स्टडी किया। उसके अलावा जो इन्होंने वॉइस नोट्स हमें प्रोवाइड किए वो हमने, ये जिस वॉइस नोट की बात कर रहे हैं वो 3 से 4 माह कभी का है। अभी तक हमारे पास जो एक क्लैरिटी जो है वो केस में नहीं अभी हासिल हो सकी हमें कि क्या ये कत्ल है या खुदकुशी है। अपेरेंटली इट लुक्स लाइक सुसाइड, लेकिन इसके लिए हमने एविडेंसेस जो कलेक्ट किए हैं क्राइम सीन से वो हमने गन का फोरेंसिक के लिए भेज दिया हमने। उसके अलावा जो बाकी ब्लड स्टेन डिफरेंट जो चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की थी उनका भी हम फोरेंसिक करवा रहे हैं। इसमें एक जो सबसे कम्प्लेक्स सिचुएशन ये है कि जब ये वाक़या पेश है उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग थे। एक तो इसकी जो दूसरी बीवी है ज़हीना और एक जो इसका खुद रिजवान और ये शबाना, 3 लोग मौजूद थे। इसके अलावा कोई नहीं था। इनका मामूली सा झगड़ा हुआ जिसने अपने देवर को बुलाया और उसके बाद लड़ाई झगड़ा वहाँ पे जो हल्का फुल्का हुआ। उसके बाद इसने अपने कमरा बंद करके तो अपने आप को शूट कर लिया। ये इनिशियली हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी। अभी हम उसको स्टडी कर रहे हैं, कंप्रिहेंसिवली इसको स्टडी कर रहे हैं। तो उसके बाद ही फोरेंसिक के जो हमारे पास आएगा डाटा उसके बाद ही बताया जा सकता है क्या ये सुसाइड। ये जो वॉइस क्लिप्स की बातें करें, ये वॉइस क्लिप्स आपके साथ शेयर की गई हैं? जी ये हमारे पास पहुँच गई हैं। हमने उसके अलग से फोरेंसिक भी करवा रहे हैं वॉइस नोट्स का।
इसने ये इसके अलावा भी इस वाक़े के दिन जो है ये 7/4/22 का वाक़या है, उस सहरी के टाइम तकरीबन 40 मिनट कबल इसने अपनी एक बहन को वॉइस नोट भेजा जिसमें इसने सहरी के हवाले से गुफ्तगू की। उस टाइम लग नहीं रहा था कि ये कोई इन दोनों घर में कुछ तनाव चल रहा है या लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और आप उसी दिन की बात कर रहे हैं, वॉइस क्लिप उसी दिन भेजा जिस दिन उसका मुबैना तौर पे कत्ल हुआ या खुदकुशी हुई? नहीं, वॉइस नोट उसने जो उस दिन भेजा वो सरसरी गुफ्तगू थी जिसमें सिर्फ सहरी के हवाले से और हाल जैसे हम पूछते हैं उस तरह की गुफ्तगू थी। उसमें कुछ इस तरह का साइन नहीं था कि कुछ घर में तनाव की कैफियत है या वो कोई मारना चाहता है उसे। इस तरह की कोई बात उसके उस वॉइस नोट में सामने नहीं आई। अच्छा, तो इस वक्त जो रिजवान हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं। Yes. तो अब आप मजीद क्या चाहते हैं? एक्चुअली हमारा ग्रीवेंस ये है कि दे हैव ऑलमोस्ट रिमेन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस फॉर 14 डेज। उनका जो पीरियड था उन्होंने पूरा गुजारा, लेकिन जो हमने पुलिस को मटेरियल प्रोवाइड किया, जो मैसेजेस या जो वॉइस क्लिप दिए, उसके रोशनी में पुलिस ने अभी तक कोई मुतमईन किस्म की जिसको कहते हैं तफ्तीश नहीं की है। ना ही हमारी मुतमईन नहीं है, नहीं ना ही हमारी किसी जो हमारे जो विटनेसेस हैं उनकी 10 दिन तक पुलिस की रिक्वेस्ट करने के बावजूद ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकी। आज भी 3 हमारी विटनेसेस की स्टेटमेंट लिखना बाकी है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है और पुलिस इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। दूसरी बात ये है कि जब हम ये एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम कंप्लेनेंट है कि हम एक चीज़ प्रोवाइड करें कि ये अप्रीहेंशन है कि इस इंटेंशन था और इस तरह से इसके मर्डर किया गया है, उस वॉइस क्लिप को लेके, उस कम्युनिकेशन को लेके पुलिस ने वो जो मुतल्लिका लोग थे उनसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अच्छा, उल्टा पुलिस ये कहती है, पुलिस का ये कहना है कि चूंकि मेडिकल रिपोर्ट आ जाए उसकी बुनियाद पे हम तय कर सकते हैं क्या हुआ। अच्छा, तो एक तो तफ्तीश सही तरीके से आप समझ रहे हैं नहीं हो रही है, क्या इसकी क्या वजह है? क्या असर रसूख रखता है रिजवान और उसका ख़ानदान? माइट भी। अच्छा, अब खावर साहब ये बात जो है ये कर रहे हैं यहाँ पे कामरान साहब के जी पुलिस तफ्तीश जो कर रही है वो सही नहीं है, आपने उनकी बात सुन ली, मुतमईन नहीं है आपकी तफ्तीश से? अच्छा, इस पे ये है कि जब इनिशियली ये वाक़या हुआ उसके बाद क्योंकि SHO जो उस इलाके का था वो तफ्तीश कर रहा था, इसी केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए SSP रावलाकोट ने 5 रुकनी तफ्तीशी कमेटी बनाई जिसका सरबराह मैं और उस पर हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो मैंने खुद क्राइम सीन विजिट किया, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ विटनेसेस, वहाँ पे जब गया तो वहाँ पे जो जिस विटनेस का ये बात कर रहे हैं कि उसका रिकॉर्ड नहीं की गई स्टेटमेंट, वो वहाँ पे मुयसर नहीं था। हमने उनको दोबारा बुलाया है, उनका भी रिकॉर्ड कर रहे हैं स्टेटमेंट। बाकी जहाँ तक ये बात है कि वॉइस नोट्स की, वॉइस नोट्स को हमने उस पर अपनी तफ्तीश जो है उसमें हमने रखा हुआ है, उस पर मैंने खुद इंटरोगेट किया है उस मुलज़िम को, तो उस पर हमारी बातचीत हो रही है उस पर। नहीं, मगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो कुछ विटनेसेस हैं या हमारे जो कुछ लोग बयानात देना चाह रहे हैं उनके बयानात आप कलमबंद नहीं कर रहे। इस पे ये है कि मैं खुद क्राइम सीन पे गया था, मैंने वहाँ पे इनसे गुजारिश की थी कि आप विटनेसेस ले आए, मैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूँगा। वो क्योंकि वहाँ पे उस टाइम वो मौजूद नहीं थे, तो उसके अलावा मैंने आज भी इनको एक पैगाम भेजा, मैंने कहा कि आप विटनेसेस को ले आए, रिकॉर्ड करना हमारी जिम्मेदारी है। हम तो तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी खावर साहब? अभी जो हमारे पास प्रोविजनल मेडिकल रिपोर्ट आ गई है उसमें तो बॉडी पे कुछ भी टॉर्चर के निशानात नहीं पाए गए लड़की के। उसके लिए हमने फर्दर जो है गन की हम फोरेंसिक करवा रहे हैं। फाइनल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही इस चीज़ का तयन किया जा सकता है क्या ये सुसाइड है या जी कामरान साहब। इसमें एक तो ये है कि आप चूँकि खुद भी इस पेशे से वाबस्ता हैं कि जब प्रोसिक्यूशन केस 100% उसने साबित करना होता है तो मुलजिम को जो कन्विक्शन हो सकती है। अब मेडिकल रिपोर्ट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स के जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका अपना भी बयान होता है। उसका अपना भी स्टेटमेंट होती है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है पुलिस ने उस पर प्रोब करना होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होती है और बाद में मेडिकल रिपोर्ट प्लस वो तमाम रिपोर्टें कॉरोबरेट करती हैं तो आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज़ किसी एक चीज़ में भी अगर कोई मसला आ जाता है तो आप उसको प्रॉपरली जो कोर्ट है वो कन्विक्शन नहीं कर सकती है। तो हमारा भी जो रिक्वेस्ट है, जो हमारा ग्रीवेंस यही है कि पुलिस जो बाकी तफ्तीश है उसमें हमारा साथ दे
ताकि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस आपने अपनी बात मेरा ख्याल है खावर साहब के सामने रखती है, एएसपी के सामने, वो कोशिश भी कर रहे हैं। खावर साहब, उम्मीद है कि आप इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे इस केस को। बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर आपने शिरकत की। कामरान साहब, बेस्ट ऑफ लक टू यू, और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस केस के अंदर जो है सच जो है वो सामने आए, और जो 23 साल की शबाना राशिद थी उनको इंसाफ कम से कम मरने के बाद मिल जाए। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।